आज इस सत्र की विषय विशेषज्ञ है प्रोफेसर रजनी जोशी चौधरी, एक्स हेड एंड डीन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। मैम आपका हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से तथा मैम की तरफ से तथा हमारे प्रतिभागियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैम, इस सत्र के प्रारंभ से पहले मैं मैम का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। मैम के पास 32 वर्षों से अधिक का शैक्षणिक अनुभव है और आपके विषय विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जेंडर एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आप अनेक शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कमेटी की सदस्य रही हैं तथा आपने उन्हें प्रभावपूर्ण एवं कुशलता से उनका संचालन किया है। आप डायरेक्टर सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज तथा कोऑर्डिनेटर कैरियर काउंसलिंग सेल एंड प्लेसमेंट सेल, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का आपने संचालन बहुत ही कुशलता के साथ किया है। आपके अनेक शोध पत्र प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपके जैसे विदुषी को अपने मध्य पाकर हम अत्यंत गौरवान्वित एवं हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। और आज का जो मैम का विषय है वो है इनोवेटिव प्रैक्टिसेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड पर मैम अपना व्याख्यान देंगी। मैम आपका पुनः स्वागत है और आप अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित कीजिए। ओवर टू यू मैम। सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ, इसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ TLC सेंटर का और उसकी निदेशिका प्रोफेसर अमिता भारद्वाज जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया जिसमें मैं आप लोगों से अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ कर सकूं। और इसके लिए जो मुझे टॉपिक मिला है वो है इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास में नवाचारिक अभ्यास। तो ये जो विषय है आज के संदर्भ में और विशेषकर जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसके संदर्भ में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण लगता है। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट को अगर लेमन लैंग्वेज में हम कहें तो इसे हम कहते हैं माइंड, बॉडी और स्पिरिट का विकास करना, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा शरीर है और उसके अलावा उसमें जो एक आत्मा का वास होता है, जो हमारा आत्म तत्व है, इन सारी चीजों का विकास जब होता है मनुष्य का, तो तब हम उसे कहते हैं कि ये एक समग्र विकास है। तो हम बात कर रहे थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, यानी कि जो जिसको हम समग्र विकास कहते हैं, ये क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, or we can say that holistic development means development of all the aspects of learner including mind, body and spirit, यानी कि जो हमारा मानसिक तत्व है, मस्तिष्क है और हमारा शरीर और हमारी आत्मा, इन तीनों का ही जब हम विकास करते हैं तो उसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अब इसके ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये है कि जब हम इसको एक साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ, तो इसके अंतर्गत हम केवल शैक्षिक पक्ष के विकास की बात नहीं करते, बल्कि उस डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि एक व्यक्ति के वेल बीइंग के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा, जो अब हम इसको एक शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड और पर्सन। फर्स्ट, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। अब ये जो है, ये पांचों पक्ष जो हैं हमारे व्यक्तित्व के, द फिजिकल और इसके बाद इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इन पांचों ही पक्षों का जब हमारा संपूर्ण रूप से या संतुलित ढंग से विकास होता है तो उसको हम कहते हैं समग्र विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट। और वी कैन से दैट द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल
and spiritual development. अब the next question is what is the goal of holistic education? हम क्यों चाहते हैं कि व्यक्ति का होलिस्टिक हम उसका मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, उसको एक ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर उसे ले जाती हो. तो इसके लिए इसको हम कहते हैं द गोल ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन इज to cultivate a developing child's physical, emotional, moral, psychological and spiritual attributes. यानी कि जो हमारे फिजिकल, इमोशनल, मॉरल, साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स हैं, इन सब का जो डेवलपमेंट है उसको विकसित करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं एजुकेशन के द्वारा, वो क्या है, हमारा उद्देश्य है. अब हम कहते हैं कि हमने 5 एस्पेक्ट्स की बात करी, तो इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट हम लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास. शारीरिक विकास से मतलब हमारा है द फिजिकल एबिलिटीज एंड स्किल्स, मतलब ऐसे ही हमारी शारीरिक योग्यताएं एवं कुशलताएं. इसमें मेनली हम 2 तरह के स्किल्स को लेते हैं फिजिकल में. एक तो होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसको कि जो मतलब लार्जर मूवमेंट में काम आती हैं, जिसको हम कहते हैं जिसकी वजह से हमारे हाथ, पैर, शरीर हिलता है. जैसे बच्चे जब जंप करते हैं या भागते हैं तो उसमें उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है. दूसरे टाइप की जो स्किल्स होते हैं मोटर स्किल्स, वो होते हैं हमारी फाइन मोटर स्किल्स. इसे हम कहते हैं स्मॉलर मोर देन रिफाइन मूवमेंट. जैसे हमारी अंगुलियों का मूवमेंट है, रिस्ट मूवमेंट, टोज मूवमेंट, फिंगर्स मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट, टंग मूवमेंट. जैसे इसमें जब हम बच्चे को बताते हैं ABCDEFG, तो उसमें बच्चा क्या करता है, लिखता भी है. कोई भी चीज को जब हम सीखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो लर्नर है वो अपने फाइन मोटर स्किल्स की सहायता से ही करता है, उसका मतलब कार्य करता है. तो इसमें क्या है, तो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे हमारे लिप्स हैं, हमारी फिंगर्स हैं, टोज हैं. ये जो है हमारे लिखने में हमारी फिंगर्स काम करती हैं, रिस्ट हेल्प कर रही है, लिप्स हम उसको बोलते हैं ए, तो ये जो है टंग उसमें हेल्प कर रही है. तो ये सारा विकास जो होता है दैट इज इंक्लूडेड इन फिजिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसको कॉग्निटिव भी कहते हैं और हम इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं. ये जो डेवलपमेंट होता है ये थिंकिंग एंड रीजनिंग से संबंधित होता है. और थिंकिंग एंड रीजनिंग क्या होती है, हमारे माइंड से होती है. तो इसको हम थिंकिंग एस्पेक्ट भी कह सकते हैं. तो व्यक्ति की जो एबिलिटी है, द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है इसमें, तो थिंकिंग को भी हम 2 तरह से ले सकते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. द कॉन्क्रीट थिंकिंग मीन्स द न्यू कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस, यानी कि सॉरी इसमें लर्निंग बाय डूइंग है, दिस इज नॉट लर्निंग बाय डूइंग, दिस इज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग. तो इसमें विच वी आर सीइंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग मीन्स the objects which we can see, that is called concrete. तो उसको देखकर जो हमारे में थिंकिंग होती है, जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, उससे जो हम इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं या जो एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग एबिलिटीज. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज जो हैं, दिस इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, प्रिंसिपल्स, नॉन वर्बल and non-physical objects which are not in the form of something. जैसे कि कोई भी अपशब्द है, the principles हैं, ideas हैं, they have no structure, we have to imagine. तो ऐसे जो thinking होती है जिनका हमारे सामने कोई मूर्त रूप में प्रेजेंटेशन नहीं होती, उनको abstract ability कहते हैं. इसके बाद जो आता है वो होता है comprehension. हमने इनको देखा, इसको जाना, लेकिन अब ये है कि हम इसको किस प्रकार से हम समझते हैं, हम कैसे इसको समझ रहे हैं, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग. इसके बाद आता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज. तो इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं उन सब चीज़ों की जो हम कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, उसमें लॉजिकल थिंकिंग करते हैं. और जब हमारी ये थिंकिंग एबिलिटीज
इतनी अधिक आगे बढ़ जाती हैं, हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, तो एक स्टेज ये आती है थिंकिंग एबिलिटीज में कि हम उसमें क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज भी मतलब डेवलप कर सकते हैं। जैसे किसी चीज का एग्जामिन करना है, उसको इवेल्यूट करना है, उस आइडिया को, प्रॉब्लम को, इश्यूज का हमें कुछ इवेल्यूशन करके, उसकी एग्जामिन करके उसको, उस कॉन्सेप्ट को देना है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द थिंकिंग अप टू क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज तक पहुंच सकता है, तो उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारी एबिलिटीज एक साथ डेवलप नहीं होती, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से, पहले कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होती है, कंप्रेहेंशन, और एक के बाद एक दीज आर इन टेक्सोनॉमिक पोजीशंस, और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आती है। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट का मतलब है सोशल कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना। तो सोशल कॉम्पिटेंसीज क्या है? सोशल कॉम्पिटेंसीज आर इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। इंटरेक्शन मीन्स द इंटरेक्शन विद अदर पीपल। तो जब हम सोसाइटी में होते हैं, जब हम ग्रुप में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, तो वहाँ पे कई लोग होते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। साथ ही में हम, जब हमारी हेल्दी रिलेशनशिप है, तो हम दूसरे की केयरिंग, शेयरिंग, ये सारी चीज लर्न करते हैं जब हम सोशल, जब सोसाइटी में होते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है हमारा, इसको हम सोशल डेवलपमेंट के साथ रखते हैं। नेक्स्ट कम्स हेल्दी सोशल स्किल्स। अब हेल्दी सोशल स्किल्स है, तो जैसे ही हम अपने एल्डर्स की हेल्प करना है, रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट अदर्स, रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, लोगों के बारे में जानना, तो ये सारी जो हमारे स्किल्स हैं, ये सब सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट जो है, ये एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो इसमें यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है हमारी, हर परिस्थिति में जीवन के हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब हम अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करें, एक्सप्रेस करते हैं। आप जैसे हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम खुश हैं, दुखी हैं, क्या है, ये फीलिंग्स को हम डेवलप, मतलब जो है हम एक्सप्रेस करते हैं सोसाइटी में। बट इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है? इन फीलिंग्स को मैनेज करना होता है, इन फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना होता है। हम किस तरह से इन फीलिंग्स को, कैसे वहां पे हम लोगों के बीच में, सोसाइटी में इनको हम एक्सप्रेस करते हैं, एंड टू हैव एम्पैथी फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। और दूसरे लोग जो हैं, उनकी फीलिंग्स के लिए एम्पैथी, हिंदी में हम इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं तदनुभूति। उनकी जो फीलिंग्स है, उनको उस प्रकार से हम अगर महसूस करें, और उसके लिए हमारी एक सिंपैथी होती है, तो हम इसको कहेंगे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। एक्चुअली इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि सोसाइटी का ही एक पार्ट है। सोशल डेवलपमेंट जब हमारा होता है, तो उसमें ही हमारे इमोशन, जब हम सोसाइटी में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उस समय क्या होती है, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होता है। हमारे इमोशंस हमारे उत्पन्न होते हैं, इमोशंस का हम वहाँ पे विकसित करते हैं। अब उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, हम उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत। इमोशनल डेवलपमेंट में आपने डेनिस गोलमैन का नाम सुना होगा। उन्होंने ये कहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स, सपोज यू आर एग्रेसिव, तो लेकिन एग्रेसिव, हर व्यक्ति जो है वो एग्रेसिव हो सकता है, बट इमोशनली जो मैच्योर्ड व्यक्ति होगा, उसे ये पता होगा उसे इस एग्रेशन को वहाँ पर इस प्रकार, इतना तरह से प्रदर्शित करना है, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ मच। तो इसको, ये सारा हम कैसे वहाँ पे करते हैं, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज
पॉजिटिव, नेगेटिव, पर्सनल, इंटरपर्सनल, सेल्फ रेगुलेशन एंड एम्पैथी। ये सारी चीजें भी हमारे सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जैसे हमारी पॉजिटिव फीलिंग किसी के लिए होती है, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स को डेवलप करना है। इंट्रापर्सनल, जैसे हम अपने ही बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारी सेल्फ स्टीम क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा अपने बारे में क्या है, हम सेल्फ रिस्पेक्ट कितने करते हैं, हम अपने बारे में क्या विचार कर रहे हैं। इंटरपर्सनल, हम एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, जैसे मैंने ऊपर बताया कि मैनेज करना है, जो हमारी फीलिंग्स हैं इनको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो हमारे इमोशंस हैं इनको हम किस तरह से वहां पे रेगुलेट करते हैं, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और एम्पैथी, जब हम दूसरे के साथ मतलब दूसरे की जो परिस्थिति है उसको समझकर उसके साथ व्यवहार करते हैं। द फिफ्थ पार्ट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। Spiritual development means it involves developing an integral set of morals and values as well as a personality and view of self. इसका मतलब है कि हमारे जो मॉरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, हमने अपने व्यक्तित्व में, हमारा जो व्यक्तित्व है, हम जो हैं, हमारे मूल्य कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे, हमारा इस कहना चाहिए कि इस संसार के लिए, इस जगत के लिए, इस समाज के लिए क्या सोच है, हम कैसे मूल्य रखते हैं, कैसे मॉरल्स हैं, और इनके बारे में जो डेवलपमेंट होता है हमारा, दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होता है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू लाइफ्स अप्स एंड डाउन। जो हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव होते हैं, कई हमें अचीवमेंट्स में बहुत खुशियां मिलती हैं, कभी ऐसा होता है कि अचीवमेंट होते हैं हम दुखी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कितना अपने को बैलेंस रख सकते हैं, तो इसमें इसको बैलेंस रखने की स्ट्रेंथ जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से मिलती है। जैसे इसमें स्थित प्रज्ञ गीता में कहा गया है। क्या आपने गीता का एक श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते अगर हम इसको समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइफ के अप्स एंड डाउन है, हम इससे विचलित नहीं होंगे, हम इससे डेविएट नहीं होंगे। अगली चीज है कि एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी कि हम एक बहुत ऊंची पोजीशन में पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद समय ऐसा आता है कि हम एकदम से नीचे बाउंस बैक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम उसको अगर संतुलित ढंग से उसका सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं बहुत ही बैलेंस्ड वे में, बिना विचलित हुए, बिना डेविएट हुए, तो उसको, उस स्टेज को हम कहेंगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की स्टेज है। द नेक्स्ट इज, अब बात यह है कि हम होलिस्टिक, ये तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की 5 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताई। अब सवाल ये है कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा जो लर्नर है या जो व्यक्ति का विकास हम कर रहे हैं उसे क्यों होलिस्टिक डेवलपमेंट की, उसकी हम समग्र विकास क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहला तो है लर्निंग इज इंटरकनेक्टेड। लर्निंग जो होती है केवल एक एस्पेक्ट को डेवलप करके नहीं हो सकती। जब भी हम लर्निंग करेंगे हम सोसाइटी में करेंगे, सोसाइटी में रह के करेंगे। लर्निंग, हमारी मैच्योरिटी होनी चाहिए लर्निंग के लिए, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, और साथ में हमारे इमोशंस ऐसे होने चाहिए कि हम मतलब एक दूसरे के साथ रह के, शेयर करके। तो लर्निंग जो है, लर्न हम करते हैं, लेकिन लर्न कब करते हैं, इंटरेक्शन से करते हैं। लर्न हम, तो ये सारी चीजें जो है, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारे जो हैं लर्निंग से इंटरकनेक्टेड हैं। इन सारी परिस्थितियों में हम लर्न करते हैं। सेकेंड थिंग इज, every child is unique because every child is individually different. एक कोई भी बच्चा जो है ये हमेशा, इसको हम कहते हैं वो यूनिक है। इतने संसार में इतने लोग होते हैं, उसमें आपने देखा होगा हर व्यक्ति फिजिकली, मेंटली हर तरह से यूनिक होता है, वो कभी भी दूसरे से नहीं मिलता है। तो हर व्यक्ति की जो अपनी क्षमता होती है,
जो यूनिकनेस होती है, चाइल्ड इज यूनिक, उसमें कुछ ना कुछ अपनी अलग क्षमता होती है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा डिफरेंट होता है। हम साइकोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि एवरीबडी इज इंडिविजुअली डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल, का सोशल इंटरेक्शन, उसका स्पीच, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, वो दूसरे से भिन्न होता है। तो इसलिए हमें उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट से इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो क्षमता है उसको विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। अगर वो अवसर उसको नहीं मिल रहा है तो हम बच्चे का विकास नहीं कर सकते। अब अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात ना सोच के हम ये सोचें कि हम बच्चे को पढ़ाते जाते हैं और उसको एक मतलब एक दिशा में हम उसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है बच्चा उस दिशा में नहीं जाना चाहता है। उसकी जो इंटरेस्ट है, उसका जो अंदर से उसमें क्षमता है, वो एक बहुत अच्छी राइटर की हो सकती है, लेकिन हो सकता है हम उसको जबरदस्ती साइंटिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरी चाइल्ड इज यूनिक, तो उसकी इस यूनिकनेस को हमें विकसित करने के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज फॉर फेसिंग द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। अब डिमांड्स एंड चैलेंजेस हमारे प्रत्येक जीवन के प्रत्येक दिन में होता क्या है कि अनेक डिमांड्स होती हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, समय की मांग होती है, उसकी चुनौतियां, तो उनको हम कैसे फेस करें। अगर हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट है तो इन सब चीजों में हम अपना चिंतन करके हम अपनी अच्छी तरीके से उस समस्या का समाधान करके इन सब चैलेंज का सामना कर सकते हैं। वाइटली इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन प्रोफेशनल फील्ड्स ऑफ लाइफ। जो हमारा प्रोफेशनल फील्ड ऑफ लाइफ होता है, हम सब व्यक्ति जब शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो इसके बाद निश्चित ही किसी ना किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद हमारा जो मतलब हम उस कोर्स में भी हमारे बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, लोगों के साथ हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वहां पे भी ये सारी परिस्थितियां आ सकती हैं जो इससे पहले मैं कह रही थी कि जीवन के उतार और चढ़ाव वाली स्थितियां, तो उसका हम किस तरह से सक्सेसफुली इसको सक्सेस वहां पे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नेचुरल वे ऑफ डेवलपमेंट। नेचुरल वे ऑफ डेवलपमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा हम बच्चे का विकास कर रहे हैं, व्यक्ति का विकास करते हैं, तो इसको हम एक आर्टिफिशियल कंडीशन में नहीं कि हर समय उसे पढ़ाई की ओर ले जा रहे हैं या पढ़ने का ही वातावरण दे रहे हैं, बल्कि इसमें क्या है, हम उसे सोसाइटी में भी इंटरेक्ट करने का मौका दे रहे हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका दे रहे हैं, अपना भारतीय ज्ञान का मौका देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो एक नेचुरल वे में उसका डेवलपमेंट होगा। ये नहीं है कि हम उसे एक आर्टिफिशियल कंडीशन में रख के मतलब परिस्थिति में केवल उसको एकेडमिक साइड में ही उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो नेचुरल वे में होगा। नेक्स्ट इज व्हाई होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे लेना चाहूंगी कि जो हमारा NEP 2020 है, इसमें पेज 3, आई थिंक पेज 2 और 3 में कहा गया है, द एम ऑफ एजुकेशन in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self। यानी कि वहां पे केवल हम लाइफ के लिए तैयार करें उसको, यही हमारी जो एंशिएंट इंडिया था वहां पे केवल इतना ही नहीं होता था, बल्कि इसके बियॉन्ड भी हम उसको डेवलप करते थे, और उसमें कंप्लीट एक कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कीकरण करना और मोक्ष की ओर भी उसको हम ले जाते थे, उसकी ओर भी हम उसका, तो उस समय जो हमारा हाईएस्ट ह्यूमन गोल होता था, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान,
wisdom and truth were always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. तो इसलिए उसमें जो हमारी इंडियन थॉट और फिलॉसफी थी, जो हमारे विचार और दर्शन होते थे, उनका जो सर्वोच्च ह्यूमन गोल होता था वो ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य का को प्राप्त करना होता था। उस सत्य तक को पहुंचना होता, केवल हम एक लाइफ के लिए तैयार नहीं करते थे। तो इसलिए भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं बच्चे का, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हमें बाद में देखने को मिलेगा, क्या हमें प्राप्त होगा, हमारे अचीवमेंट्स क्या हो सकते हैं इसके बाद। तो इससे क्या होगा, नो प्रॉब्लम इन लर्निंग, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं। दूसरा जॉयफुल लर्निंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि इसमें नो प्रॉब्लम, जो वो लर्न कर रहे हैं, एक तो ये जॉयफुल लर्निंग होगी, उसको बर्डन समझ के नहीं करेंगे, बल्कि इजीली वो लर्न करेंगे। जैसे से पहले मैंने कहा कि नेचुरल वे में हम उनको लर्न करा सकते हैं। लेस मेमोराइजेशन एंड मोर कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि उसमें जो हम अभी जो है बच्चे को मेमोराइजेशन ज्यादा कराते हैं, रटने की प्रवृत्ति को ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, एंड मोर कॉम्प्रिहेंशन, और उससे क्या होगा, जो उसमें एक समझ और बोध का विकास होगा वो उसको ज्यादा होगा। नो हेल्थ प्रॉब्लम, नो साइकोसोमेटिक डिजीजेस, जैसे उसमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो साइकोसोमेटिक होती हैं, जैसे डॉक्टर्स का ये मानना होता है कि जैसे सर का दर्द है या पेट का खराब होना है, ये साइकोसोमेटिक डिजीजेज होती हैं। जब हमें कोई एंजाइटी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी स्टेज में क्या होता है, हमारे कुछ साइकोसोमेटिक डिजीजेज उत्पन्न, तो ये सारी चीजें भी हमारी खत्म होंगी। नो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, good mental hygiene, good adjustment, no anxiety, without tension and stress, no frustration and no depression। यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे में होती हैं, जो हमारा मेंटल हाइजीन होता है, वो भी हमारा क्या होगा, बेटर होगा। हमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो इस तरह की चीजें वहां पे उत्पन्न नहीं होंगी। हमारा चिंतन बदल रहा है। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कराएंगे, होलिस्टिक एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं, तो उसमें इन सब चीजों के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ गुड ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। इसके लिए मैंने शब्द का प्रयोग किया है संस्कार। इससे हम एक अच्छे संस्कारों का जो मतलब विकास जो है हम अपनी जनरेशन में कर सकते हैं। हम अपने जो हमारे लर्नर हैं, जो सीखने वाला बच्चा है, जो स्कूलों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसमें वहीं से हम गुड ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करेंगे, अच्छे नैतिकता को विकास करेंगे, और यह हम ये कह सकते हैं कि उनमें जो हम एक संस्कारों का संवाहन करेंगे, वो संस्कार बहुत अच्छे होंगे। तो जब संस्कार अच्छे होंगे, तो जो उपरोक्त सारी मैंने समस्याएं बताई, वो समस्याएं यहाँ पे नहीं होंगी। गुड मॉरल कैरेक्टर। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक थॉट इंस्टेंट ऑफ पेसिमिस्टिक थॉट, जो हमारे आशावादी हम चिंतन करेंगे, और इंस्टेंट, और जो निराशावादी चिंतन है, जैसे आपने सुना होगा कई बार सुनने में आता है कि उसे डिप्रेशन हो गया, उसे फ्रस्ट्रेशन हो गया। ये क्या है, ये सारी निराशावादी थॉट्स हैं। ये निराशावादी थॉट्स हमारे खत्म होने लगेंगे, क्योंकि जब हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा तो हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। जब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा तो हमारी थिंकिंग में चेंज आएगा, और ये चेंज आने से क्या होगा कि हमारे जो ऑप्टिमिस्टिक थॉट हैं वो विकसित होंगे, और पेसिमिस्टिक थॉट्स हमारे कम होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अभी हम बात कर रहे थे कि लाइफ में या जहां हमारा प्रोफेशनल फील्ड होता है, वहां पे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सब प्रॉब्लम को या अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट जो है यह इमोशनल एमेंसिपेशन, यानी कि इमोशनल जो हमारे सामवेगिक स्वतंत्रता हमको होगी, जो संवेगों से हम परेशान हो जाते हैं अपने, वो हमारी समाप्त हो जाएंगे।
देन स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट से मतलब यहाँ पे है कि हमारा आध्यात्मिक उन्नयन होगा। हम स्पिरिचुअल मतलब जब हम स्पिरिचुअल इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, विशेषकर भारत के संदर्भ में जब हम अपना लिटरेचर पढ़ते हैं, हम इनके बारे में हमारी अवेयरनेस होगी, इनकी विशेषताओं के इसके शाश्वत ज्ञान का पता लगेगा, तो निश्चित ही होगा कि हमारा स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होगा। और सब चीज़ों को जानने इसके बाद क्या होगा कि अगर हम उन्हें बच्चों को ऐसा एक्सपोजर देते हैं कि हम उन्हें अपनी जो इंडियन नॉलेज है, थॉट्स है, कल्चर है और फिलॉसफी है, इसको जब हम उन्हें बताएंगे, जो हमारा रिच हेरिटेज है एंड एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज है, थॉट्स हैं, कल्चर है, फिलॉसफी है, तो इससे क्या होगा, वो अपने नेशन के लिए जो हमारा भारत देश है इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये सब तो हमने जाना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किसे हम कहते हैं समग्र विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट, लेकिन अब सवाल उठता है कि हाउ टू डेवलप, हम इसको डेवलप कैसे करें। तो इसको डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले इसके लिए एक सेंटेंस है जो हमें हमेशा याद रखना होगा, ये है डेवलप फुल पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड बाय रिस्पेक्टिंग हिज हर पर्सनैलिटी इन नेचुरल वे। तो जो हमारा बच्चा है, जो लर्नर है हमारा, सबसे पहले तो हमें इसकी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करनी है, और इसकी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करते हुए उसको नेचुरल वे में, उसमें जो पोटेंशियल है, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमें विकसित करना है। ये हमें नहीं भूलना है कि बच्चा हमारा एक विशेष है, ये हमारा यूनिक पर्सनैलिटी है, और इसका विकास हमें एक आर्टिफिशियल ढंग से नहीं, हमें यहीं पे इसी क्लास में सब बच्चों के साथ, सब सोसाइटी के साथ, परिवार में विकसित करना है। और तो इसके लिए लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं उसको हमें डेवलप करना है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं कह रही थी कि वो बच्चे में क्षमता किसी और चीज की है, हम उसे किसी और जगह ले जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डेवलप फुल पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड बाय रिस्पेक्टिंग हिज हर पर्सनैलिटी इन नेचुरल वे। डिफरेंट टाइप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको कैसे दें, तो कैसे, ये तो हुआ कि हम करेंगे कि इसको नेचुरल में, ये क्या हो सकते हैं इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, क्या ऐसी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होंगी जिसकी वजह से, जिससे हम इनको के पोटेंशियल को डेवलप कर सकें, उनकी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट कर सकें, इनको नेचुरल वे में डेवलप कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर्स हैं, डिफरेंट टाइप की इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं, जिसके आधार पे हम बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इसमें इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में सबसे पहले लेते हैं हम ये जो पहले हम लेंगे इसमें, उनको हम ले रहे हैं एजुकेशनल मॉडल्स हमारे क्या हैं, कि टीचिंग मतलब एक्चुअली दीज आर द पेडागोजिकल मॉडल्स, कि किस तरह से हम उनको पढ़ाएं क्लास में, किस तरह से हम उनको शिक्षित करें। और उसके बाद मैं इसमें लेना चाहूंगी कि हमारे इंडिजीनस इनोवेटिव प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये तो अब इसमें से जो प्रैक्टिसेस हैं ये अन्य देशों में भी हो सकती हैं, ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो बात की मैं बताऊंगी आपको वो है हमारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। तो अब इसमें हम लेते हैं इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में सबसे पहले लेते हैं हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देते हैं बच्चे को। इसमें है कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, वो उसको करते हैं और उसके बाद उससे लर्न करते हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है, उसमें भी हम इसी तरीके से करते हैं कि बच्चा खुद नॉलेज का डेवलपमेंट खुद करता है, यानी कि वो देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसमें से उसको समझता है, फिर निष्कर्ष निकालता है और फिर वो देखता है कि हाँ इस तरीके से
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो रही है। जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हमें बताना है बच्चे को, तो उसके लिए हम उन्हें एक्सपेरिमेंट करने को देंगे। हम उनसे कहेंगे कि कुछ सीड्स को आप अपने घर में जाके गमले में जाके लगाइए और उसके बाद उसका पूरा दिन प्रतिदिन का चार्ट बनाइए कि क्या क्या उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। वो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे उसको लर्न करेंगे। दूसरा है सेल्फ गाइडेड लर्निंग। सेल्फ गाइडेड लर्निंग में हम लोग बच्चों को कोई टीचर या बच्चे को अपने क्षमता के आधार पे कार्य करना होता है। तो इसमें हम बच्चों का जो शिक्षण करेंगे वो ऐसा मौका देंगे कि उन्हें कुछ मटेरियल देंगे या कुछ टॉपिक्स देंगे और जिसके आधार पे बच्चे अपनी क्षमताओं के आधार पे कार्य करेंगे। तो हर बच्चे की क्षमता जैसे अलग अलग होती है, जैसे कि इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, तो वो किस गति से करता है, किस प्रकार से करता है, इसके लिए उसे बच्चे को अलग ढंग से वो और उसको सब ढंग से समझेंगे, सेल्फ गाइड लर्निंग करते हैं। इसके बाद अगला आता है कम्युनिटी स्कूल। कम्युनिटी स्कूल का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे जब कम्युनिटी में जाते हैं तो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उससे बच्चे अधिक सीखते हैं। तो अब इसमें कम्युनिटी में ये है कि जैसे हम सैटरडे संडे को अपने बच्चों को कम्युनिटी के पास ले जाएं और वहाँ पे कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके साथ हम उनका इंटरेक्शन कराते हैं। तो वो लोग उन्हें अपनी कम्युनिटी के बारे में बताते हैं या कम्युनिटी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों करते हैं, किस तरह का उनका वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, वो सारी चीजें बच्चे जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे कम्युनिटी के कांटेक्ट में आते हैं और कम्युनिटी से भी वो लर्न करते हैं बहुत सी चीजें। ऐसा नहीं कि केवल स्कूल में जाएं और स्कूल में बैठ के मतलब चार दीवारी के अंदर वहाँ पे वो अपनी कक्षा से सीखते हैं, बल्कि उनको कुछ एक्सपोजर हम कम्युनिटी स्कूल्स के माध्यम से, यानी कि उनकी कम्युनिटी में जाकर वहाँ पे टीचर्स के अलावा वहाँ के लोगों से भी उनको इंटरेक्ट कराते हैं। इसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वर्क। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वर्क में जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी NEP जो है 2020 उसमें भी इंटरडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज की बात कही गई है। इंटर यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि इसमें हम कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को करते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कैसे हैं कि एक डिसिप्लिन के साथ दूसरे डिसिप्लिन को इंटीग्रेट कर देते हैं और इससे बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही लाइन में अध्ययन करे। जैसे एक बच्चा साइंस का है लेकिन उसे पता चलता है कि हमारे देश में वेद और उपनिषद हैं, अब वो इसका अध्ययन करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? उसके लिए उसे पहले संस्कृत सीखनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो संस्कृत में भी एडमिशन ले सकता है। वो इनको सीखने के लिए तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वर्क, यानी कि वो एक के साथ दूसरे डिसिप्लिन को सीख सकता है। या मैथमेटिक्स का लड़का है लेकिन उसका बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो वो हिस्ट्री को भी सीख सकता है। अभी तक हमने अलग चैनल कर दिए हैं, इसमें हम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज का कोई उसको मतलब हम इस तरह का स्कोप हम नहीं रखते थे, लेकिन जो हमारी NEP है वो इसको सपोर्ट करती है वो इस तरह। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव लर्निंग। अब क्रिएटिव लर्निंग में क्या है कि जिसमें बच्चे की जो चिंतन है उसको स्वतंत्रता मिले। तो क्रिएटिव लर्निंग में क्या होती है, क्योंकि हम अगर स्वतंत्र रूप से चिंतन करें तो उसमें हमारे मस्तिष्क में बहुत मतलब जिसमें कोई बाधा ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, तो उसमें नए नए थॉट्स आते हैं। क्रिएटिव लर्निंग का मतलब ये है कि नए थॉट्स को विकसित करना, ओरिजिनल थॉट्स को विकसित करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग को विकसित करना। यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, हम ज्यादातर एक ही दिशा में सोचते हैं, लेकिन अगर उसको हम नए तरीके से सोचें तो उसमें डेफिनेटली उसको हम जो परंपरागत ढंग से चल रहे हैं उसको हम अपरंपरागत थिंकिंग कर सकते हैं। तो इसमें तो जो हमारी क्रिएटिव लर्निंग है इसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो न्यू थॉट्स को मौका मिलना चाहिए डेवलप होने का, ओरिजिनल थॉट्स को मौका मिलना चाहिए और उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को विकसित होना चाहिए। तो क्रिएटिव लर्निंग के लिए इसमें कोई बच्चे को कोई
बुक नहीं दी जाती, ना कोई लेक्चर दिया जाता है, बल्कि बच्चे के सामने एक कोई चीज रख दी जाती है और उसमें मतलब एक विषय दे दिया जाता है, उसमें उसको थिंक करना होता है, बिल्कुल स्वतंत्र चिंतन करना होता है उसके बारे में। उसमें मतलब कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो उसके मन में आता है वो उसको लेके, तो उससे क्या होगा, जो नए थॉट्स हैं, ओरिजिनल थॉट्स हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो सब उससे उसमें एक क्रिएटिव थिंकिंग का विकास होगा, एक सृजनशील थिंकिंग का विकास होगा। क्योंकि जब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग विकसित होती है, तभी हम नए नए नवाचार कर सकते हैं, नई नई चीजों की खोज कर सकते हैं, नए जो साइंटिस्ट हैं, नई दवाइयां, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी है, ये सब कहाँ से है? ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है। तो इसलिए क्रिएटिव लर्निंग को महत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा है हमारा, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसके अंदर पता नहीं किस दिशा में कौन सी क्षमता है जो वो उसको एक नई दिशा में ले जा सकती है। तो हमारा जो अगला इनोवेटिव प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इनोवेटिव प्रैक्टिस की, इसमें है कोऑपरेटिव लर्निंग। अब कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, कोऑपरेटिव लर्निंग में इसमें कुछ बच्चों को मतलब एक ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और आजकल ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत कॉमन हो रहा है कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है। और इसमें वो सारे बच्चे एक ही गोल को लेकर, सारे बच्चों का एक गोल होता है और वो उसमें आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्शन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि सबका एक गोल होता है, और उसके थ्रू वो लर्निंग करते हैं। लर्निंग के बाद फिर एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट, जो अब हमारा नेक्स्ट इनोवेटिव प्रैक्टिस है, इसमें हम बच्चे को उसकी एनवायरनमेंट के पास ले जाने की जरूरत है। हमारा जो अभी सिस्टम चलता है उसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई में इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपने आसपास कहीं जाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हम अगर बच्चे को अपने इन्वायरमेंट के पास ले जाएं और वहाँ पे क्या उसके घर जो जहाँ पे वो रहता है, जिस एरिया में वो रहता है, वहाँ की क्या ऐतिहासिक विशेषता है, वहाँ की क्या सांस्कृतिक विशेषता है, वो दूसरी जगह जाता है वहाँ की क्या सांस्कृतिक विशेषता है, किस तरह के वहाँ पे हिस्ट्री है, कैसा उस शहर का या उस गांव का विकास हुआ, ये सब वो पता करेगा जब, तो उससे क्या है, किस तरह का वहाँ पे फ्लोरा है, किस तरह का फोना है, ये क्यों है, इस तरह की चीजें यहाँ पे क्यों होती हैं, ये वनस्पतियां क्यों है, ये जीव यहाँ क्यों पाए जाते हैं। अगर तो इससे क्या होगा कि वो अपनी जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको भी एक्सप्लोर करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा, उसको सोचेगा, उसका विकास करने की सोचेगा, उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इनोवेटिव प्रैक्टिस है वो है एक्सपोजर टू एंशिएंट लैंग्वेजेस। स्पेशली इंडियन, मैं भारतीय संदर्भ में कह रही हूँ कि हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं और हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है उसके लिए भी उसे एक्सपोज करने की जरूरत है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसने इसीलिए प्राकृत, पाली, संस्कृत, इन सब भाषाओं के विकास की बात करी है। इसीलिए क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि हमारी धरोहर क्या है, हमारी जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, इसमें क्या था क्या नहीं था, कितनी लैंग्वेज बोली जाती थी, इन लैंग्वेज में क्या साहित्य था, किस तरह की बातें कही गई हैं। अब जैसे इसमें जो हमारी लैंग्वेजेज हैं, इसमें हमारी अब जैसे हमारे वेद, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, हमारे पूर्वज कौन थे, हितोपदेश है, इसमें क्या कहा गया है, किस तरह की कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, इनसे क्या शिक्षा मिलती है। कबीर बहुत बड़े संत थे, इन्होंने क्या कहा है, किस तरह से समाज का सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें उन्हें पता होनी चाहिए बच्चों को, तभी वो इसके बारे में, अपने देश के बारे में जान सकेंगे, अपनी अस्मिता को पहचान सकेंगे और उसके रिस्पेक्ट वो उसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कॉन्सिक्वेंसेस में, कि वो अपने राष्ट्र की, अपने देश की के प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना से उसे देखेंगे। हमारी
बच्चों को जब हम एक दिशा में उनका विकास करते हैं तो उससे भले वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो पेडागोजी में बहुत आगे चले जाते हैं, मेडिकल साइंस में आगे चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर ये नहीं पता कि वो जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उसकी अस्मिता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वैदिक गणित क्या था, ज्योतिष क्या थी, ये सारी चीजें। अब ज्योतिष में देखिए कि जो पंचांग कहता है कि आज चंद्र ग्रहण होगा या आज सूर्य ग्रहण होगा, तो वो उस दिन होता है, भले ही नासा भी उसी चीज को बताता है, लेकिन हमारी जो ज्योतिष की गणनाएं हैं वो भी इतनी सत्य हैं, वो भी इतनी सही हैं, इतनी शुद्ध हैं। तो इसको हमने आज तक अपने जो मतलब लर्नर थे उनको उससे दूर रखने की कोशिश की, हमने उनको उसके अंदर बहुत ही सीमित लोगों को इसका ज्ञान मिल पाया। तो जब हमारे हर बच्चा, हमारे देश का हर नागरिक इन सब चीजों को जानेगा तो निश्चित ही उसे अपने देश के प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना विकसित होगी। इस योगा एजुकेशन ये भी हमारी इनोवेटिव प्रैक्टिस भारत के संदर्भ में है, और इसमें जो योगा एजुकेशन है ये आज दिन इसको इसमें मैं देख रही थी, इसके ऊपर बात हो चुकी है इससे पहले, लेकिन योगा के बारे में थोड़ी सी बात मैं करूंगी कि योगा का मतलब है कि चित्त जो है हमारा, मतलब योग चित्त वृत्ति निरोधः कहा जाता है संस्कृत में इसको, कि योग जो है योग चित्त वृत्ति को निरोध करता है, यानी कि चित्त का अभिप्राय है यहाँ पे हमारी बुद्धि से, और वृत्ति का अभिप्राय है चित्त के विकास से, संस्कृत में इसे क्लेश भी कहते हैं। तो ये जो विकार है हमारा, ये जो हमारा क्लेश है, ये क्या है, ये हमारी अविद्या के कारण उत्पन्न होता है, हमारी अस्मिता के कारण, हमारे राग द्वेष अविविनेश के, मृत्यु का भय जो होता है उसको अविविनेश कहा जाता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे चित्त में विकार उत्पन्न होता है, और इनके विकार से क्या होती है, हमारी चित्त वृत्ति जो होती है, जो चित्त की वृत्ति है वो इधर उधर भटकने लगती है, हमारा चित्त चंचल होने लगता है, हम अपने जो मतलब हमारा चित्त है वो इधर उधर जाता है, हम उससे परेशान होते हैं। तो ये जो है इसकी वजह से, तो योग का मतलब क्या है कि जब हम इन सब वृत्तियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम क्या होता है, हमारा जो मतलब परमात्मा से हमारा मिलन होता है। तो इसमें आपको अष्टांग योग पे आपका लेक्चर हो चुका है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की बात हो चुकी है। अब मैं केवल योग की बात करूं। योग का मतलब जैसे कि अभी मैं बता रही थी आपको, योग से मतलब है विचारों की संतुलितता से, जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा का संवाहन होता है। अगर हमारे विचारों में संतुलितता आती है, अगर हमारा चित्त इधर उधर नहीं जाता, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संवाहन होने लगता है। इसके बारे में अभी मैं ध्यान के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो तब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये ऊर्जा का संवाहन होता है। तो अब मैं आती हूँ ध्यान में। तो ध्यान जो है, ध्यान में ध्यान को हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस। ध्यान इज थॉटलेस अवेयरनेस। थॉटलेस अवेयरनेस से मतलब है कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, वो क्या होता है कि वो जब एकदम मतलब शून्य हो जाती हैं, विचारों की जो वृत्तियां थी, जो विचार हमारे इधर उधर जा रहे थे, जब वो शून्य हो जाते हैं, यानी कि वो विचार इधर उधर नहीं जाते, तो उसको हम कहते हैं थॉटलेसनेस। यानी कि थॉटलेसनेस मतलब विचारों में शून्यता। और अवेयरनेस, थॉटलेस अवेयरनेस, यानी कि हमको ये पता है मैं कहाँ हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन हमने अपने को इस तरह से संतुलित कर लिया है कि हम अपने जो हमारे चित्त के वृत्तियां थी, जो हमारे विचार थे, वो अब एक जगह पे केंद्रित हो जाते हैं। ये कहाँ पे केंद्रित होते हैं, ये हम अपने सूक्ष्म शरीर पर केंद्रित कर लेते हैं। अब ये सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, तो हम जो सूक्ष्म शरीर पर केंद्रित करते हैं, तो
तो ये कैसे केंद्रित करते हैं, हमारे विचार क्यों इधर उधर जाते हैं, वो हमारे इंद्रियों की वजह से जाते हैं। जो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इसकी वजह से ही क्या होता है, हम पूरे संसार में हम भ्रमण करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, और इसकी वजह से हमारी इंद्रियां जो होती हैं, जो हमारी चित्त हैं, उसमें वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, यानी कि हम इधर बाहर उसको सोचते हैं। लेकिन ध्यान में क्या होता है, हम ये सारी इंद्रियों को बाहर से अंदर केंद्रित करते हैं। बाहर से यानी कि इस संसार से हम अपने आप पे केंद्रित करते हैं, और अपने आप में क्या करते हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर में केंद्रित करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, ये इसको हम कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जो होता है, जो सूक्ष्म सिस्टम है हमारा, वो चक्रार्च और चैनल्स का बना होता है। और ये चक्र और चैनल्स जो होते हैं, ये हमारे एनर्जी सोर्सेस होते हैं। द सबस्टल सिस्टम ऑफ चक्रार्च एंड द चैनल्स ऑफ एनर्जी, हम इनको कहते हैं। जो ये चक्र और चैनल्स हैं हमारे, ये एनर्जी सोर्सेस हैं। At the same time, within us resides a subtle system of channels. Channels means nadis and centers of energy, chakras, which look after our physical, intellectual, emotional and spiritual being. तो ये जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, ये क्या होते हैं, 3 नाड़ियों के रूप में होते हैं, जिनको हम चैनल्स कहते हैं। ये नाड़ियां हमारी होती हैं पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना। और जो सेंटर्स ऑफ एनर्जी है, उनको हम चक्रार्च कहते हैं। ये 7 होते हैं। चक्र है हमारे, पहला होता है मूलाधार चक्र। ये चक्र हमारा स्थित होता है हमारे शरीर में सबसे नीचे, एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं सैक्रम। और सैक्रम जो है, सैक्रम बोन जो होती है, इसमें ही हमारी कुंडलनी स्थित होती है। जो कुंडलनी है हमारे सूक्ष्म शरीर में, ये जो है सुषुप्त अवस्था में हमारे शरीर की ऊर्जा होती है। तो ये डॉर्मेंट स्टेज में रहती है। तो कुंडलनी इज द डॉर्मेंट स्टेज ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है हमारी, इसको हम ध्यान के द्वारा इस एनर्जी को जागृत करते हैं, और समस्त चक्रों को इनलाइटन करके हम इसको अपने सहस्त्रार चक्र तक लाते हैं। तो अभी उसमें सबसे पहला चक्र होता है, ये होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मैंने आपको बताया कि सैक्रम बोन से नीचे होता है, और कुंडलिनी शक्ति जो है हमारी, उसको धारण करता है। और इसकी हर चक्र की एक विशेषता होती है। ये होती है मूलाधार चक्र की विशेषता जो है, उसे हम कहते हैं इनोसेंस। इनोसेंस मीन्स अबोधिता। अबोधिता जो है वो जैसे बच्चों में देखने को मिलती है, जो बिल्कुल अबोध होते हैं, जिनका इधर उधर कुछ चिंतन नहीं चलता, बिल्कुल अबोध होते हैं, जो उसको कहते हैं अबोधिता एंड और शुद्धता, प्योरिटी। तो इसके गुण हैं मूलाधार चक्र के, इनोसेंस एंड अशुद्धता। दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है, उसकी विशेषता होती है क्रिएटिविटी, प्योर अटेंशन एंड प्योर नॉलेज। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति से और इन चैनल के माध्यम से, तीनों नाड़ियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा जब ऊपर आने लगती है, तो उससे क्या होता है, पहले मूलाधार से वो स्वाधिष्ठान में आती है, और स्वाधिष्ठान को इनलाइटन करती है। तो इससे क्या होती है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, हमारा अटेंशन है, हमारी प्योर नॉलेज है, ये विकसित होने लगती है। और इसके बाद जो चक्र होता है तीसरा, उसको हम कहते हैं नाभि चक्र। नाभि चक्र जो है, ये सेंस ऑफ जेनरोसिटी, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट। तो इसमें जो यहाँ पे नाभि चक्र है, जेनरोसिटी से मतलब है उदारता। व्यक्ति के जो उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, या ये मतलब हम अपने में कैसे उदारता को विकसित करते हैं। संतुलितता, बैलेंस, हर परिस्थिति में, जो मैं पहले आपसे बात कर रही थी कि हम कैसे अपने को संतुलित बनाते हैं, या कंटेनमेंट, संतोष। ये सारी चीजें जो हैं, ये कहाँ पे होती है, नाभि चक्र के इनलाइटन
होने से होती हैं। अगर नाभि चक्र जो मतलब जब एनर्जी सोर्स इसको पोषित करते हैं तो इससे हमारे में उदारता, संतुलितता और संतोष का विकास होता है। इसके बाद चौथा चक्र होता है हार्ट चक्र, या इसको अनहद चक्र भी कहते हैं, जो हमारे हार्ट के पास स्थापित होता है और यहीं पे हमारी आत्मा होती है। जो हमारा जो ट्रू सेल्फ है, जो हमारी आत्मा है, सत्य आत्मा जो होती है, वो यहाँ पे स्थित होती है। और इसको ये भी कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर का ये डायमंड होता है। डायमंड इसलिए कहा गया है, ये जो आत्मा होती है, जो ये किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि ये पूर्णतया शुद्ध होती है, तो ये कोई भी चीज इसको प्रभावित नहीं कर सकती है। और यहाँ पे हमारे में जो भी संदेह है, जो भय है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसके बाद पांचवा चक्र होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो है, इसकी विशेषता होती है डिटैचमेंट। विशुद्धि चक्र मतलब डिटैचमेंट, जो हमारा एक लगाव होता है। जैसे हम कहते हैं इस मायावी दुनिया में हम बड़े लोगों से जुड़े रहते हैं, तो ये जो लगाव है, इससे डिटैचमेंट करना जो है, उसको हम कहते हैं, मतलब वो तब हमें मिलती है जब हमारा विशुद्धि चक्र जो है ये जागृत होता है एनर्जी से। तो इसके जागृत होने पर हमारा डिटैचमेंट होता है संसार के बारे में। और इसके अलावा डिटैचमेंट होता है, तो डिटैचमेंट होता है तो हमारा क्या होता है, जो लगाव है लोगों से, हम परेशान रहते हैं, वो हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है ये हमारा छठा चक्र है और जो हमारे माथे के पास होता है। और इस आज्ञा चक्र को में की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये है कि ये फॉरगिवनेस को मतलब विकसित करता है। जब हमारी आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे में एक बहुत बड़ा गुण डेवलप होता है, जो जिसे हम कहते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब भूल जाना, यानी कि किसी को माफ कर देना। अगर हम किसी को माफ कर देते हैं और या माफ करके देखते हैं तो क्या होता है, और उसको हम भूल जाते हैं, तो हमारे में बहुत ही शांति उत्पन्न होती है। और ये शांति जो होती है हमारी, इससे क्या होती है कि हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद अगला चक्र जो है वो है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो होता है ये सब 7वां चक्र है और ये प्रत्यक्ष होता है और ये संतृप्तता को प्रदान करता है और परसेप्शन ऑफ रियलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन इस स्टेज में आके हमको मिलता है। अगर हमारे सारे चक्र ऊर्जावान हो गए हैं और जो ये हमारी ऊर्जा शक्ति है ये सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है, तो हमारे में संतृप्तता, पूर्णता और हमारे में सेल्फ रियलाइजेशन उत्पन्न होता है। और इससे क्या होता है कि जब हम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाते हैं, रियलाइज हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सांसारिक सुख है, जो दुख होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। हमारा चिंतन पूर्णतया विकसित हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद अब मैं इसको इस चित्र में हम इसको देख सकते हैं, चक्रास एंड द चैनल्स ऑफ एनर्जी। इसमें देखिए ये एक सबसेल सिस्टम दिया गया है इस चित्र में। सबसे पहले इसमें मूलाधार चक्र दिखाया गया है, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर नाभि है, फिर अनहद है, फिर विशुद्धि है, फिर आज्ञा है और फिर सहस्त्रार है। लेकिन इन चक्रों में आपको एक विशेषता दिखाई दे रही होगी कि सबसे पहली चक्र में जो मूलाधार चक्र है, इसमें इन सारे चक्रों में एक तरह के फ्लावर्स बने हुए हैं। तो इसमें जो पहला मूलाधार चक्र है इसमें 4 पंखुड़ियां हैं और स्वाधिष्ठान चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं, नाभि में 8 पंखुड़ियां होती हैं। इसके बाद जो हमारा अनहद चक्र है इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं और विशुद्धि में 16 पंखुड़ियां होती हैं और आज्ञा में 2 होती हैं और सहस्त्रार में 1000 पंखुड़ियां होती हैं, इसलिए इसको सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। तो ये जो चक्रों की स्थिति है ये इस चित्र से प्रदर्शित हो रही है। साथ में इसमें 3 चैनल्स दिखाए गए हैं। ये 3 हमारी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना
नाड़ियां हैं जो हमारी ऊर्जा को, जो नीचे कुंडलनी दिखाई गई है, ये 3.5 कुंडल में बैठती है यहाँ पे। तो ये जो नीचे गोल सा दिखाया गया पीले और लाल चक्र के बीच में, ये कुंडलनी है। और ये कुंडलनी जब ऊपर जाती है, क्योंकि एक ऊर्जा का सोर्स है, इसमें मतलब सुषुप्त अवस्था में कुंडलनी ये ऊर्जा रहती है, तो जब ये जागृत होने लगती है तो इन चैनल के माध्यम से हमारे समस्त चक्र संपोषित होते हैं और ये चक्रों की विशेषताएं हम डेवलप करने लगते हैं। और एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग हमारे में आती है, हमारे चिंतन में बदलाव होता है, और इससे क्या होता है, हमारा योग परमात्मा से होने लगता है। जो हम इस मतलब सांसारिक चीजों में लोटपोट थे, उनसे हटके हम क्या करते हैं कि जो हमारा आत्मा और परमात्मा का अंतर नहीं रह जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ये सारी जो मैंने आपको जो बताया, इसका सोर्स मेरा था सहज योगा से, और उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट भी है www.sehajyoga.org। इसके बाद अब जो अगली इनोवेटिव प्रैक्टिस है हमारी, वो आती है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। अब स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि हम जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कहा जाता है कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब हम हर तरह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मतलब चिंतन की शक्ति है वो भी अच्छी होती है। हम अच्छी तरीके से स्वस्थ होके हम कोई चिंतन कर सकते हैं, सृजनशील चिंतन कर सकते हैं, हम कोई नई चीज को समझ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों को कराते हैं तो इससे सेल्फ एफिकेसी, सोशलाइजेशन एंड मेंटल डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, टॉलरेंस एंड डिटर्मिनेशन की जो क्षमता होती है उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, अगर हम स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज को नहीं करते हैं तो ऐसे स्टेज में हमारे में बचपन से ही ओबेसिटी होने लगती है, या टाइप 2 ये होता है। टीवी का देख रहे हैं या कंप्यूटर में बैठे हैं, टैबलेट में बैठे हैं, प्रोग्राम की सेटिंग हमारी है, तो इसमें क्या होता है कि रिसर्चेज में देखा गया है कि कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेज आजकल हो रही हैं। तो ये कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेज जो हैं ये हमारे लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। इसलिए बच्चे को हमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा उसे स्वस्थ रखना है। और इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि दूसरी रिसर्च में कि अगर बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, तो ये उसके कॉग्निशन को, ब्रेन स्ट्रक्चर को और फंक्शन जो भी मतलब उसकी चाइल्डहुड को में उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। अगर वो इस तरह के कार्य कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी, तो उसका कॉग्निशन, ब्रेन स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें जो हैं पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रही हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब ये सारे जो हमने इनोवेशंस की बात करी, इसके बाद हम आते हैं NEP 2020 में। NEP 2020 पेज 3 में ये बात लिखी गई है कि एजुकेशन thus must move towards less content and more towards learning about how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovate, adapt and absorb new material in novel and changing field। यानी कि किस तरीके से जब हम समग्र विकास को समझ रहे हैं तो हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। NEP कहता है pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry driven, discovery oriented, learner centered, discussion based, flexible and of course enjoyable।
जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जब हम समग्र विकास में इन सब इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हम पेडागोजी में ला सकते हैं। इसी के साथ मैं एनईपी का एक दूसरा कुछ लाइन और आपके सामने रखूंगी, ये भी पेज 3 में ही दिया हुआ है। द करिकुलम मस्ट इंक्लूड बेसिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ह्यूमैनिटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, languages, literature, culture and values in addition to science and mathematics। यानी कि केवल हमें बच्चे को साइंस मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ाना है, बल्कि ये सारी चीजें भी इसमें हमें ऐड करनी है। To develop all aspects of capabilities of learners and make education well-rounded, useful and fulfilling to the learner। और इसके साथ ही एनईपी का कहना है कि education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment। तो यानी कि हमको केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको तैयार नहीं करना है, बल्कि हमें उसमें एथिकल, रेशनल, कॉम्पनसेनेट एंड केयरिंग, शेयरिंग, ये सारी चीजों को भी डेवलप करना है। इसके बाद मैं लास्ट में यही आपसे कहना चाहूंगी कि हम जो भी इस समय कर रहे हैं, जो भी हमने किया अभी तक एजुकेशन में, हमने टेक्नोलॉजी में भी बहुत अधिक हमारी ग्रोथ हुई, हमने साइंस में भी काफी ग्रोथ करी, लेकिन हम विदेशों में भी गए, वहां में भी हमने अच्छा नाम लिया, कमाया, लेकिन जो हमारी अस्मिता थी हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, हम उसकी ओर नहीं आ पाए। तो ये हमारा न आना या उसको इग्नोर करने से ही क्या हुआ कि आज हमें एनईपी में ये सारी चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है और समग्र विकास की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम जो भी बच्चे का विकास कर रहे हैं, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं, आईसीटी में हम बहुत आगे हैं, लेकिन हमें अपने देश की जो अस्मिता थी, जो हमारा शाश्वत ज्ञान था, इसको भी हमें इसके साथ साथ विकसित करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मैम।